नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखता है और उस आधार पर हम करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी कल के बाजार पर। जी हां, इंडेक्स से लेकर किस सेक्टर और किस थीम पर रखनी है नजर, ये सभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी हम शामिल करते हैं। तो किस तरीके से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, वो तरीके हम आपको बताते हैं। तो कल की तैयारी में लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा टॉप पर, वहां से तो आप जुड़ ही सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर #KKT स्पेस अपना सवाल, ये जरिया है हम तक पहुंचने का, सबसे आसान जरिया। इससे भी आसान यूट्यूब पर कमेंट करके, जी हां, यूट्यूब पर कमेंट करके आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कल की तैयारी में याद रखिए, पिछले एपिसोड में पूछे गए सवालों को, यानी पिछले दिनों जो शो हुआ उस सवाल को हम शामिल करते हैं और इसके साथ ही यानी आज जो आप सवाल पूछेंगे वो सवाल हम कल की चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शेयर खान के विनोद मोदी साहब। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत। और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बाजार अगर देखें तो आप देखिए कि शुक्रवार के बाद जब बाजार आज ओपन हुए तो बाजार में हमने कमजोरी देखी, लेकिन इसके बाद बाजार ने एक मोमेंटम पकड़ा और ये मोमेंटम गेन होते हुए रिकवरी हमें नजर आई। तो एक तरह से निफ्टी की जो 3 दिनों की गिरावट थी उस पर आज लगाम लगती हुई नजर आई और निफ्टी नीचे से करीब 200 अंक सुधरकर 24,900 के पास, 900 के ऊपर कह लीजिए, बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में रिकवरी शानदार रही। 500 अंकों से ज्यादा का उछाल हमने बैंक निफ्टी में देखा और 51,100 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। आज एक्शन कहां रहा वो देखिए। तो आज एफएमसीजी शेयर जो है वो पूरी तरह से चर्चा में रहे, क्योंकि आइसक्रीम कारोबार के डी मर्जर की खबर से एचयूएल का शेयर करीब 3% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। कई और भी खबरें थीं जिसकी वजह से हमने तमाम कंज्यूमर और एफएमसीजी काउंटर में अच्छी तेजी देखी। इनमें आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक शामिल रहे। हालांकि आज निजी बैंकों में यानी प्राइवेट बैंक्स में अच्छी खरीदारी देखी और आईसीआईसीआई बैंक ने आज बैंक निफ्टी को एक तरह से अलग तरह से सहारा दिया। 2% चढ़कर निफ्टी बैंक का टॉप गेनर जो था वो आज आईसीआईसीआई बैंक बना। कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सभी में तेजी नजर आई। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में यानी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज करेक्शन का दौर हावी रहा। वैसे बिकवाली आज तेल गैस शेयरों में भी नजर आई। फिर फार्मा ने एक बार फिर खरीदारी लौटती हुई नजर आई हमें। तो ये है बाजार का पूरा मूड माहौल। अब अगर हम बाजार के आज के पूरे एक्शन को देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नदारद रहा। 961 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 1600 से ज्यादा शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में बंद होते नजर आए। तो जैसे मैंने कहा कि आज एफएमसीजी का दिन था, तो एचयूएल टॉप गेनर, श्रीराम फाइनेंस में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक, मैंने निफ्टी बैंक का जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, 2.25% चढ़कर बंद हुआ। आईटीसी, ब्रिटानिया, इन सभी की बात हमने की। लूजर्स जो रहे ओएनजीसी, जैसा हमने तेल गैस शेयर, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, एनटीपीसी, बीपीसीएल और टाटा स्टील जैसे शेयरों में आज गिरावट हावी होती हुई नजर आई। किरण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बाजार ने अब जो आज गिरावट पर एक ब्रेक लगाया है, उससे अब एक ऑप्टिमिज्म के तौर पर देखा जाए या आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बाजार और हिचकोले लेता नजर आएगा? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर बात करें हम लास्ट वीक की में जिस तरह से हमने करेक्शन देखा था और आज जिस तरह का एक बाउंस देखा है, वो कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल है। इस बाउंस से डेफिनेटली कोई ऐसा व्यू नहीं है कि इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है कि नहीं बन चुका है, क्योंकि हमें एक आधा और दिन वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। अब ओवरऑल अगर आप निफ्टी की बात करो तो 24,800 25,000 ये 200 पॉइंट की रेंज है। अगर 24,800 के नीचे मार्केट टिक जाती है तो ये करेक्शन फेज या तो प्रॉफिट बुकिंग फेज कंटिन्यू रह सकता है। आज हमने देखा कि एग्जैक्ट वही लेवल से घुमा है मार्केट। 25,000 के ऊपर मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं 24,800 के आसपास पुट राइटिंग का सपोर्ट था, साथ ही साथ 20 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। तो अभी भी हमें लग रहा है कि 1-2 दिन मार्केट 24,800
2800 से 25,000 की रेंज में कंसोलिडेट होगा। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार्केट में ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारा स्टांस वेट एंड वॉच है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट तेजी कंटिन्यू रहेगी। आज भी हमने देखा कि वैसा कुछ मार्केट में रिकवरी लेटर हार्ड पार्ट ऑफ डे आई, लेकिन शुरुआत से ही हमने देख रहे थे कि काफी सारे ऐसे शेयर्स थे, काफी सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे तेजी कंटिन्यू थी। तो सेक्टर स्पेसिफिक या तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू रहेगी। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सुस्त रहेगा। कंपेयरिंग टू द बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन नो डाउट आज जिस तरह से प्राइवेट बैंक में मोमेंटम देखा है, देयर आर चांसेस कि प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मार्केट को सपोर्ट करते रहे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली वो वीक हो चुकी है, क्योंकि उसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो एज ऑफ नाउ स्टॉक जो बैंक निफ्टी है वो 50 डेज मूविंग एवरेज और 100 डेज मूविंग एवरेज की रेंज में है। रेंज काफी बड़ी है। 50,200 से ऊपर में आप देखोगे तो 51,400, तो ये 1500 पॉइंट या 1200 पॉइंट की रेंज है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम डेफिनेटली यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 50,200 का स्ट्रेच स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। अगर 50,200 के नीचे मार्केट टिकता है तो देयर आर चांसेस कि हम यहाँ पे और एक शार्प बुकिंग भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 50,200 के स्टॉप लॉस से गिरावट में बाई करके जाएंगे बैंक निफ्टी। इस पर रणनीति। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोई सेक्टर आपको, मतलब हम आमतौर पे तो आज एक तरह से कहा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत कम रहा है, लेकिन कल के बाजार में किसी खास सेक्टर पर निगाह रखनी चाहिए जो पसंद आता है आपको? जी हाँ प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। जहां तक सेक्टोरल थीम का सवाल है, आने वाले दिनों में या हफ्तों में, तो मुझे लगता है अभी भी आईटी स्पेस, मुझे लगता है नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन के हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता उसमें एक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट तो अभी एज ऑफ नाउ लग रहा है कि होना ही है। अगर ये 50 बिप्स हो जाती है तो आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। मुझे लगता है अभी भी मार्केट ये दुविधा में 25 या 50, लेकिन एक चीज सर्टेन है कि रेट रिडक्शन होनी है। और एट द सेम टाइम जैसे मैंने वो बोला कि रेट रिडक्शन के कारण ये जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है वहां से आईटी सेक्टर में डिमांड आपको ठीक दिखेगी। तो मुझे लगता है वो सेक्टर आने वाले दिनों में आपको पॉजिटिव दिखेगा। और दूसरा जो मैंने जो लास्ट टाइम भी बात की थी कि चूंकि जैसे मानसून अभी खत्म होने का टाइम आ गया और मानसून एज ऑफ नाउ देखे तो कुल मिलाकर ठीक ठाक ही रहा है, एज पर एक्सपेक्टेशन रहा है। तो मानसून के हिसाब से कुछ जो सेक्टर्स होते हैं, खासकर अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में कुछ प्राइसेस में एक्शन देखना, सीमेंट प्राइसेस में एक्शन देखना चालू किया, मुझे लगता है वो सस्टेन करेगी। और कुल मिलाकर के अभी जैसे कि ये बताया जा रहा है कि Q2 का अर्निंग सीमेंट कंपनियों के लिए अच्छे नहीं होंगे। अब शायद लगता है मार्केट यहाँ से ये फैक्टर इन करेगा कि H2 वुड बी फार बेटर फॉर सीमेंट कंपनीज अर्निंग गिवन, तो प्राइस का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो ऑलरेडी उसकी देखना चालू हो गया लास्ट हफ्ता 10 दिनों से। और दूसरा है कि फ्यूल कॉस्ट में रिडक्शन, उसकी भी ओवरऑल ये सब मिला करके आप देखो तो सीमेंट स्टॉक्स में आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि तेजी देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम कुछ जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, हीरो मोटो हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया, बजाज, ये सब टू व्हीलर स्टॉक्स में भी मुझे लगता है कि आपको एक्शन देखने को मिलेगा। खासकर बिफोर प्री फेस्टिव सीजन बाइंग और जो भी आप कर ले, तो ये सब चीजों को लगता है मुझे 2-3 सेक्टर है जहां पे आपको आने वाले दिनों में एक्शन दिखाई दे सकती है। तो याद रखिए आईटी, इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, और इसके साथ ही कई और अहम सेक्टर जिन पर निगाह रखनी है, जो आपके सामने विनोद जी ने रखे। चलिए, निर्मल सिंह साहब का पहला सवाल लेते हैं और एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। थोड़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। 106 106 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताएं किरण जी, क्या करना चाहिए एनएचपीसी में 106 की बाइंग? एनएचपीसी की बात करें तो एक अच्छे खासे रिटर्न के बाद हम देख रहे हैं कि फरवरी जनवरी से ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज के अंदर है। हमने देखा कि कई बार स्टॉक अपनी 20 50 एंड 100 डेज इवन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। आज भी हमने देखा कि उसी तरह से स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी है, तो मेरे हिसाब से इनको एक बार के लिए लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, या तो फिर अगर ये लंबी समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 90 रुपीज है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओवरऑल मीडियम टर्म के लिए अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वो बेरिश है। तो मेरे हिसाब से या तो 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, या तो मार्केट से भी एक बार एग्जिट कर सकते हैं। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 100 रुपीज क्रॉस नहीं करेगा, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि यहाँ पे कोई रिकवरी हम देख सकते। तो ये है राय एनएचपीसी पर आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदीप हेगड़े का सवाल लेते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M पे राय जानना चाहते हैं और इनकी बाइंग है 2743, तो इनके भाव के आसपास ही है। बताएं विनोद, क्या करना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में? जी, महिंद्रा डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बाय है। नो डाउट जिस हिसाब से महिंद्रा ने 2-3 सालों में अपने फाइनेंशियल्स में इंप्रूव की है, कंपनी जिस हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पे जिस हिसाब से गाइडेंस दिया है उसने मीट किया है। ओवरऑल जो जिस हिसाब से न्यू लॉन्चेस हम आने वाले समय में देख रहे हैं, कंपनी का जो लीडरशिप मार्केट स्टेटस ट्रैक्टर सेगमेंट में है या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एट द सेम टाइम जो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हो गया है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से, तो सब चीज मिलाकर मार्जिन काफी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है हमें। और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन इतना चलने के बाद भी अभी भी हमें बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगता है। तो मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी M&M वन शुड होल्ड इट। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहां पर बने रहने की आपको सलाह। जसवीर सिंह का सवाल लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन पे राय जानना चाहते हैं। 327 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है, हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ। किरण जी, आदित्य बिरला फैशन कैसा लग रहा है आपको? यहां से 327 की इनकी बाइंग है और आज हमने देखा कि 1.25% की तेजी भी नजर आई। आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो स्टॉक काफी कंसोलिडेट हो चुका है। हमने देखा है कि ओवरऑल जिस तरह से फेस्टिवल सीजन है, एफएमसीजी या तो रिटेल काउंटर्स, रिटेल फैशन रिटेल काउंटर की बात कर रहा हूँ मैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने ट्रेंड भी देखा है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बीच आदित्य बिरला फैशन कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। अब जाके लग रहा है, क्योंकि मल्टीपल बॉटम हम देख रहे हैं कि 300 के आसपास है, वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप 300 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 300 के आसपास 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग की सलाह जाएगी। जिनके पास है वो भी होल्ड रख सकते हैं, लेकिन 300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो यहां पर आपको खास रणनीति मिलती हुई। बढ़ते आगे, प्रकाश सिंह का सवाल लेते हैं। अडानी पावर पे इनका सवाल है। 770 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है अडानी पावर पे। नुकसान यहां पर इनको होता हुआ ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। हालांकि शेयरों की संख्या कम है, लेकिन चूंकि फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है। तो बताएं विनोद जी, क्या करना चाहिए? कितनी भरपाई हो सकती है इनके नुकसान की? कितना दिन रुकना होगा? जी प्रकाश जी, अब मुझे याद है लास्ट कॉल में भी आपने अडानी टोटल गैस के बारे में पूछा था। मैंने बताया था कि भाई वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं जचता है, क्योंकि 38-39x से अडानी टोटल गैस ट्रेड करता है। टीटीएम बुक वैल्यू पे देखे तो कहीं ना कहीं अडानी पावर के भी देखे तो ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू अडानी टोटल गैस। 6-6.5x टीटीएम बेस पे बुक वैल्यू पे ट्रेड करता, जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी का ओवरऑल द कैपेसिटी एक्सपेंशन टारगेट करके रखा है आने वाले 4-5 सालों में, और जिस हिसाब से इसका कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल प्रॉफिट में हम लोग ट्रैक्शन दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अडानी पावर डेफिनेटली एक ऐसा स्टॉक है जो विद इन पावर में आई थिंक आप होल्ड करके रख सकते हैं। विद इन अडानी ग्रुप में जैसे हम सबको मालूम है कि अडानी पोर्ट बाय डिफॉल्ट इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड बिजनेस, बट एट द सेम टाइम विद इन अगर पावर की मैं बात करूं तो मुझे लगता है पावर में अडानी पावर इज वन स्टॉक विद इन अडानी ग्रुप व्हिच वन कैन होल्ड इट। यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। और कल आखिर किन इवेंट्स पर नजर रखनी होगी, कल के ट्रिगर्स क्या हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण जी। वरुण, बताएं। देखिए, कल हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। सबसे पहले तो जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक्स है, एएमसीज है, वहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि एमफी का डेटा कल आने वाला है। तो इससे हमें पता चलेगा कि एसआईपीज़ के फ्लोज हमारे मार्केट्स में अभी भी किस लेवल से बढ़ रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो जाता है जिस पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा काफ़ी सारी एजीएम्स कल होने वाली है, जैसे कि दीपक फर्टिलाइज़र, जिंदल स्टेनलेस, स्ट्राइड्स फार्मा, फिनोटेक्स केमिकल्स, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटका बैंक। ये तमाम वो कंपनियां, तमाम वो बैंक्स है जिनकी कल एजीएम होने वाली है और कुछ ना कुछ यहाँ से निकल के ज़रूर आएगा। इसके लिए इन स्टॉक्स पे आप रखिएगा नज़र। वेदांता, आपको याद होगा इस कंपनी ने 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया था और कल इस डिविडेंड की एक्स डेट है, यानी कि कल जो है आपको स्टॉक प्राइस में एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। तो वेदांता पे आप रखिएगा अपनी नज़र। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूके पे नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉबलेस क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा। वैसे तो ये डेटा जो है ग्लोबली मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं, हालांकि यूएस के जो डेटा रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यूके के डेटा का भी अपना ही इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आप रखिएगा नज़र, जॉबलेस क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है।
तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे नज़र रखनी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है एमफी का डेटा। यहाँ पे आप अपनी पैनी नज़र रखिएगा। शुक्रिया वरुण आपका इस अहम ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। बहरहाल यहाँ बढ़ेंगे आगे और ले आएंगे वीआईपी शेयर्स। तो सबसे पहले मैं किरण जी आपके पास आना चाहूंगा। बताइए वीआईपी शेयर के तौर पर आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? सो हमारे रडार पे दो स्टॉक है। दोनों अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल सीजन है उसको मतलब उसके टेलमेंट्स के साथ है। हमारा पहला जो स्टॉक रहेगा वो एफएमसीजी है, डाबर। डाबर हमने देखा है कि आज काफी अच्छे मूड में था। ऑलरेडी हमने ये स्टॉक लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था 640-650 के बीच में। वहां से स्टॉक अब 660 के आसपास पहुंच चुका है। हम वापस इसको रीरेट कर रहे हैं। रीजन ये है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। आज वॉल्यूम के साथ उसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट दिया था। 660 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर आज स्टॉक सस्टेन भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि डाबर यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। हालांकि जो स्टॉप लॉस है वो काफी डीप बन चुका है, तो हम स्टॉप लॉस जरूर से हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 649 का रहेगा। तो 649 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 660 के आसपास का क्लोजिंग है एंड 680 एज अ टारगेट हम लेके जाएंगे डाबर के ऊपर। दूसरा जो ट्रेड है हमारा वो हीरो मोटोकॉर्प है। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट की लेवल के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। 5740 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे भी आप डेली चार्ट देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो आप हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर ध्यान रख सकते हो। 5800 का हमारा टारगेट रहेगा। 5710 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प एंड डाबर। तो डाबर में मैं वापस बोलूं, हमने स्टॉप लॉस दिया था 644, बट लास्ट मोमेंट में जिस तरह का मूवमेंट आया है उससे हम रिवाइज करके 649 कर रहे हैं। में स्टॉप लॉस जो है वो 64 पहले था, लेकिन इसे रिवाइज किया है किरण जी ने 649। याद रखिएगा डाबर में बाकी लेवल्स अहम है। बताएं विनोद जी, आपकी राय में कौन से स्टॉक हैं? जी, हमारा फंडामेंटल व्यू के हिसाब से टाटा मोटर्स है फंडामेंटल कॉल विथ टारगेट ऑफ 1319 फॉर 1 ईयर पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली आई मीन अगर कंपनी की बात करें तो ओवरऑल अभी कुछ हफ्ते में देखे तो थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में सुस्ती आई है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम उतना इंप्रेसिव नहीं रहा है, चाहे ट्रैक खासकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की। बट मुझे लगता है फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो फेस्टिवल सीजन का मुझे लगता है आने वाले महीनों में आप देखो तो वॉल्यूम इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ओवरऑल भी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट कि ये सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ करने में कामयाब होगा कंपनी। तो डोमेस्टिकली वाइज मुझे लगता है कि कंपनी शुड कंटिन्यू टू डू क्वाइट वेल। जेएलआर की परफॉर्मेंस है, जैसे कंपनी ने ऑलरेडी मैनेजमेंट का कमेंट रहा है कि FY25 में एबिट लेवल पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो बहुत हद तक वो होता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम नेट ऑटोमोटिव डेट में ये इट्स कंपनी गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ नेट फ्री ऑटोमोटिव लेवल पे। तो ये सब चीज मिला करके एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन जो हम देख रहे हैं FY26-27 है विच स्टिल ट्रेडिंग 13 to 14x, जो वैल्यूएशन भी काफी कंफर्ट देता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1 ईयर पर्सपेक्टिव से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। जो हमारा टारगेट 1319 है, इसमें हमारा एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में और हमारे क्लाइंट्स के पास भी रहेंगे। बाकी जो भी स्टॉक्स पे हमने व्यू दिया वो हमारे पास नहीं है बट क्लाइंट के पास हो सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे इस अहम राय के लिए विनोद जी। इसके साथ ही किरण जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।